नमस्कार। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की वीडियो सीरीज़ में हम प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन कर चुके हैं और अब आज से हम मानवीय संसाधनों का अध्ययन आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमें यह जानना महत्वपूर्ण रहेगा कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण हैं या मानवीय संसाधन। दोनों ही बराबर के महत्व रखते हैं, क्योंकि बिना मानवीय संसाधनों के केवल प्राकृतिक संसाधन होना एक निर्जन द्वीप के समान हो जाएगा, जबकि केवल मानवीय संसाधन हो और प्राकृतिक संसाधन न हो तो ऐसी स्थिति में भी आर्थिक विकास बहुत दूर की कौड़ी होता है। मानवीय संसाधनों का आर्थिक विकास में महत्व दो रूपों में देखा जाता है। एक तो जनसंख्या बाजार के आकार को निर्धारित करती है और इस तरह से वह मांग का निर्धारण करती है। दूसरी ओर जनसंख्या ही श्रम शक्ति की आपूर्ति करती है और इस प्रकार से वह साधनों की पूर्ति बनती है। चाहे श्रम हो, संगठन हो या साहस, ये तीनों ही जनसंख्या के आधार पर ही आपूर्ति किए जाएंगे। किसी देश की जनसंख्या का किस प्रकार का टेक्निकल और प्राविधिक शिक्षा का स्तर है, इसी प्रकार उनका कितना साहस है, जोखिम लेने की क्षमता है, यह वहाँ पर इस बात को निर्धारित करेगा कि देश में एंटरप्रेन्योर्स की संख्या कितनी है। इस प्रकार हम पाते हैं कि मानवीय संसाधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब हम राज्य की स्थिति के बारे में देखते हैं। जब हम जनसंख्या की बात करें तो हम पाएंगे कि देश में जनगणना प्रति 10 वर्ष में होती है। राज्य की जनगणना की स्थिति यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि 1901 में राजस्थान की जनसंख्या 1.03 करोड़ थी, जो 1941 में 1.39 करोड़ हो गई। 1951 में 1.60 करोड़ थी। जब हमने पंचवर्षीय योजनाएं आरंभ की उस समय यह 1.60 करोड़ थी और 2011 में बढ़कर यह कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ हो गई। राजस्थान की जनसंख्या के यदि हम आंकड़े देखें तो पाएंगे कि 1951 से 2011 के 60 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या 1.60 करोड़ से बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई, अर्थात इसमें 5 करोड़ 25 लाख की वृद्धि हो गई, जबकि शुरू के 50 वर्षों में यह मात्र 57 लाख ही बढ़ी थी। ऐसी स्थिति में हम यह देख रहे हैं कि राजस्थान की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना को यदि हम देखें तो कुल जनसंख्या वृद्धि जो हुई वो 120 लाख की
हुई थी। 2001 से 2011 के मध्य 120 लाख की वृद्धि हुई। इस प्रकार 10 वर्षीय वृद्धि दर जो कुल है वह 21.30% रहती है। यदि हम इसे चक्रवृद्धि दर में देखें तो राज्य में चक्रवृद्धि दर से 10 वर्षीय वृद्धि 1.96% हुई। अब हम जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़ों की तरफ थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो यह पाएंगे कि राजस्थान में जन्म दर भारत की जन्म दर की तुलना में ऊंची रहती है। वर्ष 2016 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में के जो अनुमान आए उसमें राज्य में जन्म दर 24.3 प्रति हज़ार और मृत्यु दर 6.1 प्रति हज़ार रही। इस प्रकार हमारी जन्म दर और मृत्यु दर को जब हम संपूर्ण भारत के आंकड़ों से तुलना करेंगे तो पाएंगे कि भारत की जन्म दर 20.4 और मृत्यु दर 6.4 थी। इस तरह राजस्थान में मृत्यु दर तो भारत की मृत्यु दर से बहुत ज़्यादा अधिक या कम नहीं थी, किंतु जन्म दर जो है वो बहुत अधिक है। इस ऊंची जन्म दर के कारण ही राज्य में बहुत तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि होती है। यदि हम अन्य तथ्यों की ओर ध्यान दें तो पाएंगे कि राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 200 रहा। यही घनत्व 165 प्रति वर्ग किलोमीटर था 2001 में। इस तरह से बहुत तेज़ी से घनत्व में भी वृद्धि हो रही है। लिंग अनुपात की ओर दृष्टि डालें तो राज्य में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 928 रही। यह संख्या जिलेवार देखने पर हम पाते हैं कि डूंगरपुर ज़िले में यह सर्वाधिक रही 922 पर 1000 और यह सीकर ज़िले में सबसे कम 848 पर 1000 रही। इस प्रकार भिन्न भिन्न ज़िलों में घनत्व और लिंगानुपात दोनों भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। राज्य में यदि हम साक्षरता की दर देखें तो यह काफ़ी नीची है, जो सीधे सीधे स्पष्ट करती है कि राज्य में सामाजिक पिछड़ापन है। राज्य की साक्षरता की दर 66.1% रही और इसमें भी यदि हम पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता को देखें तो इनमें भारी अंतर पाया जाता है। पुरुषों की साक्षरता दर 79.2% जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 52.1% रही। इस प्रकार यह राज्य में महिलाओं के पिछड़ेपन को खुद ही बयान कर देता है। यदि हम सर्वाधिक आबादी वाला ज़िला देखें तो वह जयपुर रहा, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 66.2
26 लाख थी। इस पूरे के पूरे तथ्यों से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में बहुत तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इस जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, इन्हें जानने के लिए जब हम विभिन्न प्रकार के तत्वों को देखते हैं तो कुछ ऐसे तत्व जिम्मेदार हैं जो आर्थिक न होकर अन्य प्रकार के हैं। सबसे पहला जो आंकड़े हमारे सामने आए वे थे कि जनसंख्या में विवाहित महिलाओं का ऊंचा अनुपात पाया गया। भारत में आमतौर पर लड़कियों का विवाह 20 से 25 वर्ष की आयु के मध्य हो जाता है और इस प्रकार जो मदर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसी महिलाएं जो 20 से 25 वर्ष की उम्र की हैं वे अधिकतर 2 या 3 बच्चों की माँ हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे यह परिवर्तन आना आवश्यक है कि महिलाओं का विवाह का जो आयु है उसे भी बढ़ाया जाए और दूसरी ओर उनकी जो NPR है उस पर भी ध्यान दिया जाए। दूसरा जो कारण सामने आया वह था विवाह की औसत आयु का नीचा होना। बहुत प्रचलित है राज्य में कि राजस्थान बाल विवाहों का राज्य है। यहाँ अब तक जबकि 21वीं शताब्दी में विश्व पहुँच गया तब भी बाल विवाह हो रहे हैं। ये बाल विवाह अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देते हैं। आज भी शिक्षा व चेतना के अभाव में अक्षय तृतीया पर खूब बाल विवाह रचाए जाते हैं। यदि हम कानूनन विवाह की आयु देखें तो वह लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है, जो कि बहुत अधिक विकसित समाजों के लिए बहुत नीची मानी जाती है। तीसरा कारण और काफ़ी महत्वपूर्ण कारण यह माना गया और सामने आया, कई प्रकार के जो सर्वे किए गए एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और जो परिवार नियोजन विभाग है, उन्होंने जब सर्वे किए तो यह पाया कि राजस्थान में परिवार नियोजन अपनाने वाले दंपतियों का अनुपात बहुत कम है। अभी भी बच्चों को भगवान की देन माना जाता है। उन्हें धर्म और बहुत सारी भावनाओं से जोड़ लिया जाता है। कुल दंपतियों में परिवार नियोजन अपनाने वाले जो दंपति हैं उनमें दंपति सुरक्षा दर बहुत नीची पाई गई।
ऐसी स्थिति में जनसंख्या का तेज़ी से बढ़ना स्वाभाविक है। यह जो CPR है, कपल प्रोटेक्शन रेट, वो राजस्थान में 2015-16 में 59.7% थी। इस प्रकार जो कुल दंपत्ति हैं उनमें से मात्र 59.7% दंपत्तियों ने ही परिवार नियोजन अपना रखा है। एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो सामने आता है वह होता है महिलाओं में साक्षरता की बहुत नीची दर का होना। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता जो है वो बहुत कम है। आज भी लगभग 45 to 50% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़ हैं, वो साक्षर नहीं हैं। कितने भी साक्षरता कार्यक्रम चला लिए गए हों, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में शिक्षा के प्रति कोई जागृति दिखाई नहीं देती। तो ऐसी स्थिति में जब साक्षरता की बहुत नीची दर होगी तो उन्हें समझाना भी उतना ही मुश्किल होगा। सामाजिक पिछड़ापन एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या के तेज़ी से बढ़ने में। 2011 में राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का जनसंख्या में बहुत बड़ा अनुपात था। ऐसी स्थिति में इन सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों में निरक्षरता, अज्ञानता, सामाजिक अभाव, आर्थिक पिछड़ापन, ये सारी की सारी चीज़ें जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। अब हम उन नियंत्रण के उपायों की ओर ध्यान देते हैं जो कि या तो राजस्थान में किए जा रहे हैं या उनके करने की तैयारी है। जनसंख्या नियंत्रण के इन उपायों में सबसे पहला और प्रमुख जो कि समाज में विवाह की आयु में वृद्धि करना। लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु में अपने आप वृद्धि हो जाती है जब वे अपने रोज़गार के लिए चिंतित होते हैं, जब वे अपनी पढ़ाई के लिए चिंतित होते हैं। तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे अपने आप समाज में विवाह की आयु में वृद्धि हो जाएगी। परिवार नियोजन की विधियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रयत्नशील रहता है। गांव-गांव में इस प्रकार के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है और महिलाओं के परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने के जो उपाय हैं उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और वहाँ पर स्थित जो मिनी PHC, ब्लॉक PHC सब सेंटर्स हैं उनकी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का यह कार्यक्रम चलता रहता है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत प्रयासरत है और अब यह जागृति आ गई है कि केवल लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी पढ़ाना उतना ही ज़रूरी है। और अब समाज में यह कहावत प्रचलित होने लगी है कि लड़का पढ़ेगा तो एक ही परिवार
को रोशन करेगा और जब लड़कियां पढ़ेंगी तो वे 2 परिवारों को रोशन करेंगी। और इस तरह से धीरे धीरे महिला शिक्षा के प्रति जो नज़रिया है वह बदलता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब अनेक प्रकार की जागृति आ गई है। वहाँ की महिलाएं भी अब परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अपनाने लगी हैं। सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं, ग्रामीण आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए जो प्रयास हैं, उनसे वहाँ का सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन दूर हो रहा है। इस सब के चलते हम यह देखते हैं कि राज्य में अब 2021 की जनगणना में किस प्रकार के हमें आंकड़े देखने को मिलते हैं और हम आशा कर सकते हैं कि अब ये आंकड़े विकास को दर्शाएंगे और उत्साहवर्धक होंगे। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। मानव संसाधन विकास किस प्रकार का हुआ है राज्य में और किस प्रकार का होना चाहिए, इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।